मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यशपाल समिति 1992 पर चर्चा करेंगे। ये समिति जो थी, इसका सबसे पहले ध्यान देने वाली बात थी कि स्कूल, शिक्षा, बच्चे और उसका ज्ञान, तो इन्हीं सब बातों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ही जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात रखी है, तो वो हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हम ये कहते हैं कि स्कूल एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है जहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चा शिक्षा के वजह से जो ज्ञान वो ले रहा है वो उसके बोझ में इतना दबता चला जाता है कि सिर्फ उसका जो हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो यहाँ इन्हीं सब मुद्दे को देखते हुए जो यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल जी थे, उन्होंने एक समिति बनाई थी। और हालांकि उन्होंने ये बताया था कि जैसे जो कुछ मान लीजिए बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले देखना बच्चे उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या जो पाठ्य सामग्री है वो उनके उम्र के हिसाब से है या नहीं है, या बच्चे उसमें रुचि लेते हैं कि नहीं लेते, या उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यशपाल समिति बनाई गई और उन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई गई और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल जी थे। और इस समिति में 8 शिक्षाविदों को शामिल किया गया था। उनसे उन्होंने इस समिति जो थी इसमें 8 शिक्षाविदों को शामिल किया और उन्होंने जो उस समिति के जो उद्देश्य थे वो उन्होंने ये बताए थे कि शिक्षा के सभी स्तरों पर जो विद्यार्थी हैं, विशेषकर अगर हम बात करें जो छोटी या प्राइमरी कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, उन पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार लाया जाए। तो ये यशपाल समिति के उद्देश्य थे। और आप आगे देखेंगे 15 जुलाई 1993 को सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो मेन हेडलाइंस दी थी वो थी शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। और उन्होंने एक क्या कहते हैं, समिति ने ये भी लिखा था, उसमें जो मुख्य बिंदु थे यहाँ आप देखोगे, बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। तो ये इन्होंने मेन हेडलाइन इसमें दी थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात इन्होंने की थी कि जो एजुकेशन है या जो शिक्षा बच्चा ले रहा है वो कैसी ले रहा है, वो उसके ऊपर बर्डन तो नहीं है। तो बहुत सारे इन्होंने इसमें सिफारिशें दी थी। और जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनका जो वो अपनी बुक्स, प्राइवेट स्कूल्स जो यूज़ करते हैं अपनी खुद की बुक्स, कैसे वो बच्चे के लिए एक बोझ बनता जा रहा है और बच्चा उस ज्ञान को ले नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बात करी और यही जो यशपाल जी है, उन्होंने NCF 2005 में भी अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की है। तो यहाँ पे जो शिक्षा बिना बोझ के है, इन्होंने सबसे अहम मुद्दा जो उठाया था कि बस्ते का जो बोझ है उससे भी ज़्यादा जो बुरा बोझ है वो है ना समझ पाने का। तो जब तक बच्चे की समझ में कुछ नहीं आएगा, उसकी किसी भी प्रकरण को लेकर उसकी समझ नहीं बन पाएगी, तो उसके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो आगे अब हम देखेंगे जो उन्होंने सिफारिशें दी हैं, उन सिफारिशों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सिफारिशों में पहला बिंदु है हमारा सहयोगशील शिक्षा को बढ़ावा या सामूहिक गतिविधि और सामूहिक सफलता। तो इसमें जो सिफारिशें की गई हैं वो है कि जो निजी सफलता को पुरस्कृत करने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें माना गया है कि जो बच्चों को
जो आनंददायक शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिलती, वो इससे इनको दूर रखती है। और स्कूल में भी सहयोगशील शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामूहिक जो गतिविधियां हैं या सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करना चाहिए, ऐसा उन्होंने माना है। तो यहाँ पे यानी कि जब हम बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटी की, तो यहाँ पे सामूहिक गतिविधि के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, बेशर्त की निजी सफलता को। दूसरा पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षकों की सहभागिता। तो पाठ्यक्रम बनाने और पाठ्यपुस्तक लेखन के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की सहभागिता पर जोर दिया है। तो उन्होंने ये भी किया है कि जो पाठ्यपुस्तक जो लिखना है वो विकेंद्रित, मतलब उस काम को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और इसमें शिक्षकों की भागीदारी है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और साथ ही इसमें जो शैक्षिक सामग्री है या सभी स्कूलों की जो पाठ्य पुस्तक है उनके भी चुनाव के लिए जो नवाचार है उसमें बढ़ावा देने की बात की है। तीसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा समिति का गठन। यहाँ पे बात की है कि जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे और गांव के स्तर पे ऐसी शिक्षकों की समितियाँ बनाई जाएं जो अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों के लिए योजना बना सके और साथ ही स्कूल के जो देख रेख का भी वो काम कर सके। तो उन्होंने छोटी छोटी जो शिक्षा समिति है उसका गठन करने का भी यहाँ पे निर्णय लिया है और वो भी अलग अलग स्तर पे, गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पर और जिला स्तर पर। तो अगला पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तक निर्माण। पाठ्य पुस्तकों को बनाने में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाहकार के रूप में लिया जाने की बात कही है और साथ ही जो इसमें शिक्षकों को भारी संख्या में जोड़ा जाए ऐसा कहा, ताकि उन्हें इस काम से प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जाए या इस काम का उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वो पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर सकें। अगला पॉइंट है बहुत छोटे बच्चों के विद्यालयों में उचित व्यवस्था। बहुत छोटे स्कूल से तात्पर्य है जो जहाँ पे नर्सरी कक्षाएं चलती हैं। तो यहाँ पे जो व्यवस्था की बात की है, यहाँ पे जगह या स्टाफ, पढ़ाई और खेल के सामान जो हैं उनमें एक मानदंड तय करने की बात कही है और साथ ही और जो वहाँ पे पढ़ने लिखने और गिनने की जो औपचारिक पढ़ाई के रूप में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उस पर ज़्यादा बोझ ना डालें, यानी कि बच्चों पे ज़्यादा बोझ ना डालने की बात कही है। और जो नर्सरी कक्षाओं में एडमिशन के दौरान जो होने वाले टेस्ट या इंटरव्यू होते हैं उसको यहाँ पे बंद करने की बात कही है। अगला पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तक और स्कूल की संपत्ति। यहाँ पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति माना जाए ताकि जो बच्चे हैं उनको पुस्तकें खरीदने और साथ ही उन्हें रोज़ ले जाना, लादना, वो स्कूल ले जाने से उन्हें मुक्ति मिले और टाइम टेबल भी इसी हिसाब से बनाया जाए कि ये सारी चीज़ें संभव हो सकें। अगला पॉइंट है हमारा प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य पर मनाही। प्राथमिक कक्षाओं में या तो गृह कार्य पर मनाही की बात की है और अगर कोई स्कूल देता भी है तो फिर वो ऐसा गृह कार्य बच्चों को दे जो उनके अपने घर के माहौल में नई बातें खोजे और उन्हीं के द्वारा वो कुछ नया सीखने को उन्हें करने को मिले। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग। इस बिंदु में उन्होंने कहा है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उन्हें सामाजिक आचरण या नैतिक शिक्षा या उनके चाल चलन आदि बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों से देखा होगा बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता पर कड़े मानदंड। यहाँ बात की है कि गैर सरकारी स्कूल जो हैं उनको मान्यता देने वाले जो मानदंड हैं वो ज़्यादा कड़े हो जाने चाहिए और ये मानदंड सिर्फ गैर सरकारी स्कूल पे नहीं बल्कि सरकारी स्कूल पर भी लागू किए जाने चाहिए ताकि शिक्षा के जो स्तर में सुधार की हम बात करते हैं वो उसमें सुधार हो सके और ये सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया ना बन जाए, इसलिए उन्होंने बात की है। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षक छात्र अनुपात। यहाँ ये बात की है कि वर्तमान में शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो एक शिक्षक पे 40 बच्चों का मानदंड लागू किया जाए और भविष्य में कम से कम जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उन्हें इसे एक शिक्षक पर 30 बच्चों तक किया जाए। चलिए अगला पॉइंट है हमारा
शिक्षक को लेकर। इसमें शिक्षकों के लिए बीएड में ही नर्सरी और प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में विशेषता हासिल करने की संभावनाएं रहनी चाहिए, और साथ ही अगर शिक्षक इसमें अपनी आगे की शिक्षा जो करना चाहता है उसे लागू करना चाहिए। और शिक्षकों का जो प्रशिक्षण देने की बात की है, तो यहाँ पे उसके टाइम टू टाइम हर समय पर उसके प्रशिक्षण देने की यहाँ पे बात कही गई है। तो ये था हमारा यशपाल समिति के जो सिफारिशें हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ ठोस मुद्दों पर चिंतन करके एक दिशा में जो है नई दृष्टि उन्होंने दी है। धन्यवाद।